जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम आकाश पांडे है और मैं अभी अपने इनरोलमेंट लिस्ट का जो एयरफोर्स का फ़ाइनल जिसे हम ज्वाइनिंग कहते हैं उसी का वेट कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों न एक जो रियल एनालिसिस होता है कि कैसे मैंने अपना जीडी और मेडिकल जो होता है ये सब प्रोसेस, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट होता है, या जब मैंने भी पहली बार अपना दिया था तो जैसे मेरे अंदर एक डर था, एक भय था का माहौल था कि कैसे होता होगा या कैसे मतलब मैं कैसे पास करूँगा। तो ये जैसा मैं सोचता हूँ ऐसे जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी तैयारी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं एयरफोर्स में और भी जो मेडिकल होता है, तो फर्स्ट बार देने में हर किसी को ये भय होता है। तो इसी डर को मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसा ही इतने अच्छे तरीके से बताऊँगा कि आप खुद लाइक करने से नहीं रोक पाओगे। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और एयरफोर्स के बारे में पूरी तरह से जानते हो तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो और देखते रहो कि किस तरीके से फ़ेज़ 2 को मैंने क्लियर किया, और भी अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में, बिना किसी कोचिंग और बिना किसी के अलग सहायता लिए हुए। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और अपना सेल्फ मतलब तैयारी थी, वो इसी के बारे में बात करूँगा किस तरह से मैंने क्लियर किया था। तो आप चलिए मैं अपना इस पीपीटी के माध्यम से आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपकी कोई डाउट जो है अपने मन में ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो मैं इस वीडियो में जैसा कि बताया है कि इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा मेरा जो फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड आता है इनटेक 1 पास करने के बाद, उसी का है, जो कि मेरा चेस्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और ये मेरा आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा बताने की बात नहीं है क्योंकि प्रूफ अगर आपको चाहिए तो अपने चैनल पे मैंने सब डाला हुआ है, मेडिकल कार्ड ये सब है मेरे। तो आगे चलिए, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स, इसमें वही जा सकता है जिसको जज्बा है, कुछ करने की काबिलियत है और एक अंदर से एक मोटिव होना चाहिए कि हाँ अपनी देश की सेवा करना है। ये नौकरी करने वाली चीज़ नहीं है। इसमें अंतरात्मा से आवाज़ आनी चाहिए कि मेरे को देश की सेवा करनी है। और इसमें जाने के बाद एक लाइफ अलग ही होती है जो आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आगे वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरे फ़ेज़ 2 की बात अगर बताऊँ तो मेरा 6 ASC जो 15 ASC जो भोपाल है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे मेरा फ़ेज़ 2 का दिया हुआ था। तो ये वहाँ गेट की बाहर की तस्वीर है। मैंने पीपीटी के माध्यम से ही समझाने की कोशिश किया है। और ऐसा ही कुछ गेट था जो कि वहाँ पे सब सुबह में ही 4:30 या 5 बजे के लगभग एंट्री वहाँ पे होने स्टार्ट हो गई थी और आधा घंटा के लगभग एंट्री वहाँ पे होती है। तो कोरोना वायरस के चलते वहाँ पे सबसे पहले मास्क अपने जो अपन ले गए थे उसे उतार करके वहाँ नया मास्क दिया गया और वहाँ पे बोला गया, जैसे ये पीपीटी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, पर वहाँ पे रोड था, रोड के ऊपर ऐसे बैठाया गया था इसी तरह से लाइन में। और इसी तरह बैठाने के बाद वहाँ पे हम लोग को बुला गया था। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर मतलब 4 से 5 लोग थे जो कि हमेशा आपको बताते रहते हैं, इतने सपोर्टिव होते हैं कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। तो सबसे पहले वहाँ पे बोला गया था, अच्छा इससे पहले आप जान लीजिए, बहुत किसी का डाउट रहता है कि फ़र्स्ट में मेरे को क्या क्या लेके जाना है। तो फ़ोटो अपना होना चाहिए, अगर लेटेस्ट है तो अच्छा है, और नहीं तो वही अगर जो इसमें आप एडमिट कार्ड में है वही है तो और अच्छा है। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेन, गम ये सब होना चाहिए क्योंकि इसका ज़रूरत वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। मैं आगे वीडियो में बताने चलता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि फ़ेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड आता है उसमें अपना बॉडी टैटू का सर्टिफिकेट अपन से भरना होता है और इसमें कंसेंट फॉर्म भरना होता है कि अगर आप 18 से ऊपर हैं तो अपने भर सकते हैं, 18 से नीचे हैं तो आपके पेरेंट्स के साइन और ये सब होना चाहिए। कंसेंट यही होना चाहिए कि आपको किसी तरह कुछ होता है तो इसमें जिम्मेवार वो नहीं है, आप अपनी जिम्मेवारी खुद लेते हैं। कोरोना के चलते और था इसमें, जो कि इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या ले जाना है। अगर इसके बारे में एक अलग से वीडियो बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये एक प्रूफ था जो कि आपको ये पता चल सके कि मेरा फ़ेज़ 2 एडमिट कार्ड का प्रूफ था। तो वहाँ पे रोड पे बैठाने के बाद कुछ इस तरह का टोकन वहाँ पे दिया गया था। ये आप देख सकते हैं कि भोपाल यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मेरा टोकन नंबर था। ये ऐसा ही होता है जो कि बोला गया था कि आप मेरा चेस्ट नंबर 035 था तो वही दिया गया। इस तरह से स्टेपल करने के लिए बोला गया था। आप स्टेपलर भी अपना ले लें क्योंकि इस सब का ज़रूरत वहाँ पे पड़ता है। अगर वीडियो फास्ट लगे तो आप स्लो करके देख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बताना है तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे। इसी के चलते मैं वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे ऊपर आपकी जो रहता है यहाँ पे, जो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये टोकन दिया हुआ है। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट होगा, 10th का ओरिजिनल होगा, फिर 12th का मार्कशीट होगा और फिर 12th का ओरिजिनल होगा।
तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे दिया रहता है, इस तरह से आपको अटैच करना रहता है। आगे अगर बात करें तो वहाँ पे लाइन में 1 बाय 1 हम बुलाते हैं और सबसे पहले आपको जो चेक होता है वहाँ पे जो अपना ये मोल मार्क या जो भी अपना मार्क शरीर में दिए हुए हैं उस मार्क की चेकिंग होती है। सबसे पहले आपकी चेकिंग करेंगे और चेकिंग के बाद आपको वहाँ पे आगे जा कर के फिंगरप्रिंट लगाना होता है और साइन करना होता है। तो आप जिस तरह से आप फिंगरप्रिंट अपना दिए हुए हैं, इसलिए किसी भी कैंडिडेट को भरने से पहले ये सही तरीके से अपना फिंगरप्रिंट, मोल मार्क ये सब सीरियसली भरना चाहिए, ये हल्के में नहीं लेना चाहिए कि वहाँ पे अगर मैच नहीं करेगा तो ज़्यादा प्रोसेस होने के बाद चलते दिक्कत लगती है, ऐसा है, ठीक है। अगर आगे की बात करें तो कुछ इस तरीके से मैं पीपीटी लिया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो ये रो वाइज ऐसे ऐसे करके कि स्टूडेंट बैठाए गए थे, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल थी 50, तो इसी के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए हम लोग को बैठाया गया। और उसमें से पूछा जाता है कि आप किस स्टेट से हैं, उसमें हाथ हैंड का इरेज इस मतलब स्टार्ट करना रहता है। आप वहाँ पे बताइए किस स्टेट से हैं, अगर पूछे तो ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं। उसके बाद ऐसे जैसे आप जानते हैं कि वहाँ पे रनिंग होनी रहती थी। सबसे पहले रनिंग होती थी 1.6 किलोमीटर की 6.5 मिनट में, पर कोरोना के चलते ये चीज़ जो था वो कैंसिल हो गया था, ये चीज़ वहाँ पे नहीं हुआ। तो इसके जगह पे क्या हुआ, तो इसके जगह पे वहाँ पे बोले कि इसके जगह पे आपको कदम ताल कराया जाएगा। तो कदम ताल के लिए वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे, एक वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपके बीच में होते हैं, 15-20 ग्रुप लड़के की वहाँ पे ले जा रहे थे, एक एक बार पीएफटी करा रहे थे। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपको इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि किसी तरह का आपके डाउट मन में वहाँ पे नहीं रहेगा। ये आप ना सोचें कि मेरे वहाँ पे जाने के बाद डायरेक्ट अगर नया हूँ तो किसी तरह का दिक्कत होगा, ऐसा कोई वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्टर इतने सपोर्टिव होते हैं जिसका कोई बता नहीं सकते आप। तो कोविड के चलते यहाँ पे कदम ताल कराया गया, जो कि आपको कुछ इस तरीके से था। ये देखिए एक कदम ताल का होता है, ये अप डाउन अपना पैर करना है और हाथ जो है वो ऊपर सटाए रहना है, हाथ नहीं हिलना चाहिए। लगभग हम लोगों को अगर बात करें तो 50 कदम ताल लगभग हम लोग को कराया गया था वहाँ पे। और 50 कदम ताल कराने के बाद, लगभग इतना कराने के बाद वहाँ पे हम लोग को स्क्वाट्स जो कि बोला गया कि कुछ इस तरीके से करना है, पूरी तरह से इतना गैप होना चाहिए और इससे बैठना रहता है। इस तरह से अगर बात करें तो वहाँ पे एयरफोर्स में हम लोग को पूरी तरीके से बैठा दिया गया था। वहाँ पे इस तरह के ऐसे स्क्वाट्स लगवाए गए थे। स्क्वाट्स लगवाने के बाद वहाँ पे बोले कि आप पुशअप के लिए तैयार हो जाइए। तो जिससे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग को पुशअप जो था, तो पहले 5 पुशअप, अगर पहले 5 पुशअप की बात करें तो वहाँ पे होल्ड कराया जा रहा था। पहले 5 पुशअप में काफ़ी होल्ड, 5 सेकंड 6 सेकंड की होल्ड कराने के बाद अगली 5 पुशअप जो थी वो बहुत जल्द ही कंप्लीट करा दी गई थी। तो सबसे बड़ी इसमें है कि आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें। आप अगर नहीं भी किए हुए प्रैक्टिस तो भी आप वहाँ पे थोड़ा कर सकते हैं। और वहाँ पे रोड के कारण जो पिच होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। एयरफोर्स का जो भी फिजिकल फिटनेस होता है तो रोड पे ही कराते हैं वहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का हम लोग को कराया गया। तो वहाँ पे बोला गया था कि जो हाथ आपका है ये पूरी तरह के स्ट्रेच आप ले जाइए अंदर, वहाँ पे नीचे सटाइए और ये आपका पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, ये उठना नहीं चाहिए। अगर आपका उठ गया और वहाँ पर देख लिए तो आप कैंसिल हो सकता है। उसके बाद ये हाथ ले आके इसमें पूरी तरीके से यहाँ पे सटानी थी। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 10 बार कराया गया हम लोगों को। और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियरफुली देख रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ रहे थे, और बीच बीच में ही जो गलत कर रहे थे उन्हें निकाल दिया जा रहा था। तो इसके बाद ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपको पैर का अपना टच करना है, उसको उठाना नहीं है। तो एक कुछ तरह इस तरह का हम लोग का 50 हुआ। इसके होने के बाद जितने लोग बचे वो अपना वहाँ पे बैग लिए और वहाँ पे ऊपर जाने के लिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन किया वहाँ से कि आप लोग इसके बाद ऊपर चलिए। कुछ इस तरह का वहाँ पे ऑफिस था, जो कि अंदर इस तरह हम लोग को बोला गया कि आप इस तरफ के अंदर चलिए। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर लोग बताते रहते हैं, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि पिछली बार जो कोरोना के चलते या जो भी हो, डीएफटी हम लोगों का कैंसिल था। डीएफटी वहाँ पे नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें किसी तरह की गलतफहमी नहीं है। अपने मैं दोस्त लोग जो अभी इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं उनसे मैं अब कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा कि क्या मैंने सही बताया है गलत, आपको देखने को मिल जाएगा। तो डीएफटी हम लोग का नहीं हुआ था। आगे बात करें तो सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एसआरटी होता है, तो कुछ इस तरह का ही एसआरटी होता है वहाँ पे, जो कि अगर मैं बात करूँ तो 45 क्वेश्चन रहते हैं और 30 मिनट आपको टाइम रहता है, जो कि इजीली अगर आप अपना रीजनिंग ये सब अगर मेंटली ठीक है तो आप अपने से आराम से बहुत ही कम समय में 30 से कम समय में ही बना सकते हैं। और ये जो एसआरटी होता है ये बाइलिंगुअल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल की तरह से, जो कि आप अगर अपने माइंड से सोचें तो हर क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हैं। लगभग मैंने 22 या 23 मिनट के लगभग में मैंने बना लिया था। और वहाँ पे हर चीज़ करने से पहले जो अपना इंस्ट्रक्टर वहाँ पे होते हैं वो बताते रहते हैं कि आपको कैसे करना है, क्योंकि आप अपने से किसी चीज़ को ना करें।
तो जैसे वहाँ की SRT वहाँ पे हम लोग को इंस्ट्रक्टर थे, वो बोले कि जो SRT शीट आपको दिया गया है उस पर आपको पेंसिल या इरेजर कुछ भी वहाँ पे नहीं करना है। अपना SRT चुपचाप बनाइए और एक भी SRT को छोड़ना नहीं है। जो 45 रहता है उसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपको बस ध्यान से सुनते चलना है और उनका बात मानते चलिए, कहीं पे दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हम लोग के ग्रुप में एक ऐसा लड़का था जो कि फॉर्म फिलअप करते समय हर चीज़ कैपिटल में लिखना था और बच्चा स्मॉल में लिख दिया, जैसे उसके बहुत डांट पड़ी थी उसको। उन्होंने ये बोला कि जब तक हमने कुछ आगे नहीं बोला जाता है आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि हम लोग ये कुछ देर छोड़ के देखते हैं कि बच्चे में कितना पेशेंस है, वो अपने से तो वर्णन नहीं लग रहा है। तो इसी के चलते मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ वहाँ पे मिले बहुत आराम से आपको रुके रहना है, वो खुद बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आगे चले तो कुछ इस तरह का ही हॉल में क्लास रहता है वहाँ पे। तो क्लास में बैठाए गए थे, हर एएससी का क्लास जितना एयरफोर्स स्टेशन है हर का अलग अलग हो सकता है। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप ये समझें कि कैसे होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट बैठाए जाते हैं। इंस्ट्रक्टर वहाँ पे आपको बैठना हो सकते हैं, खड़ा भी हो सकते हैं, घूमते हुए मिल सकते हैं, हर चीज़ बताते हुए मिल सकते हैं। और वहाँ पे अगर मैं इसके बाद हम लोग का जो पीएफटी हो गया तो कुछ देर के बाद वहाँ पे हम लोग को जीडी के लिए स्टार्टिंग के वहाँ पे तैयारी किया, क्योंकि एसआरटी हो चुकी थी और एसआरटी का पेपर चला गया वहाँ पे चेक होने के लिए। तो एसआरटी जब चेक होने के लिए गया तो उसी के अंतराल में हम लोग को कुछ देर में 15-15 करके ग्रुप पे वहाँ पे बुलाया गया कि आपको 15-15 करके यहाँ पे ग्रुप में और बुलाया गया जीडी के लिए। तो जीडी के लिए जैसे हम लोग को बुलाया गया तो वहाँ पे हम लोग गए। तो कुछ इस तरीक़ा से जीडी का वहाँ पे बनाया हुआ था। यहाँ पे एक मैडम बैठी हुई थी जो कि एयरफोर्स की ही थी और 2 और मेंबर वहाँ पे बैठे हुए थे जो कि एयरफोर्स से ही थे। और इस तरीके से हम लोगों का जो चेयर था वहाँ पे लगाया गया था। इधर से ऐसे गेट था, वहाँ से एंट्री मिली हम लोगों को। यहाँ पे वॉच लगा हुई थी और इस तरीके से बैठे थे 15 स्टूडेंट। मेरा अगर मैं बात करूँ तो मेरा कुछ इस जगह पे था, मेरा एक दोस्त था उसका यहाँ पे था। जिस हम लोगों ने जिन जिन को बात की जो चीज़ निकाले, और सबसे जो इसका वर्स्ट कंडीशन था वो बेचारा यहाँ पर था, लेकिन इसका सिलेक्शन हुआ। मैं बताऊँगा कि किस तरीके से इसका भी सिलेक्शन हुआ, तो आप बने रहिए। अगर मैं अपनी जीडी की बात करूँ तो मेरे जो जीडी का टॉपिक था मिला वो था कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग इन इंडिया। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा नहीं रहता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसमें वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। जो टाइटल है ना अपने आप चुनना रहता है, जिसमें आप इंट्रो अपना दें। तो इंट्रो देने के बाद आपको 15 सेकेंड 16 सेकेंड इंट्रो का मिलता है। उतना ही समय आपको शुरू के जीडी के बारे में बताना रहता है कि उस पर आपका क्या विचार विमर्श है। क्योंकि उसके बाद बारी बारी से सभी को इतना टाइम दिया रहता है कि जैसे कुछ समय आपको इंट्रो के लिए मिला और उसी समय आपको उसके बारे में जीडी के बारे में बताइए कि आप उससे क्या समझे, और जीडी का टॉपिक भी बोलना रहता है। उसके बाद ऐसे ही करके एक एक स्टूडेंट को मौका वहाँ पे दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे उससे पहले आपको एक पेपर शीट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को मिलिट्री ट्रेनिंग पे मिला तो एक शीट दिया गया। उस शीट पेपर में मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे इसमें देखा है ना कि इसमें इस तरीक़ा से कुछ शीट मिला रहता है आपको। मतलब इतना तो टाइम रहता है कि आप 3 से 4 बार आराम से उसे पढ़ सकते हैं। मेन समझना है और उसके बाद अपने अंतराल में जैसे बुझाए आंसर बोलना है। ज़्यादा बोलने से नहीं है कि आपका जीडी में सिलेक्शन होता है। पॉइंट बोलिए, उससे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये 2 से 3 मिनट आपको सीट का पेपर पढ़ने का मिलेगा। उसी से आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि किस चीज़ पे टॉपिक है और क्या है। कुछ इस तरीके से ही वहाँ पे बैठे थे और 1 बाय 1 यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे 15 स्टूडेंट तक पहुँचते हैं। पहले आधा मिनट देते हैं इंट्रो और आधा मिनट अपना जीडी टॉपिक के लिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि योर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट। बीच में कोई प्रश्न हम लोगों से नहीं पूछा गया था, जैसे कि और जीडी इंटरव्यू में होता है, एसएसबी में, वैसा हम लोग का क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुआ था। और इसमें इस तरीके से आपको यहाँ पे बैठा दिया गया और यहाँ पे जीडी स्टार्ट करने के लिए बोला गया। सबसे बुरी बात हमको ये लगी थी मेरी जीडी में, क्योंकि मैं पहली बार था और डर गया था कि इसमें कुछ देर के बाद यहाँ पे फिश मार्केटिंग बनना स्टार्ट हो गई थी। तो कुछ देर बाद देखने के बाद जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। मेरा यही मोटिव था कि अगर टाइम मिले तो बोलना, नहीं तो जब तक कि बका बिक्री नहीं करना बीच में। उन्होंने कुछ देर बाद मेरे ग्रुप को जो था वो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ज़्यादा ही फिश मार्केट बन चुकी थी। ये दो मेरे ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, फिर एक बार इधर से लिए और एक बार इधर से लिए। लास्ट में एक बार फिर से कुछ देर बचने के बाद एक बार फिर से वो फाइनलाइज़ किए और फिर से एक बार बोले कि जिनको नहीं बोल पाए हैं वो लोग बोलें। मेरे एक दोस्त था जो कि बीचों बीच बैठा हुआ था बेचारा, वो लास्ट में शुरू से लास्ट तक वो थोड़ा सा इंग्लिश कमज़ोर था, वजह से बोल नहीं पाया था। लास्ट में जो यहाँ पे एयरमैन सर बैठे हुए थे, वो लास्ट में उनको बोले कि क्या इसमें चेस्ट नंबर इतना आप बोलना चाहते हैं, और उसने बोला कि हाँ मैं बोलना चाहता हूँ। और इसी के कारण उसको लास्ट 4-5 पॉइंट अच्छे से रखने के कारण उसका सिलेक्शन हो गया फाइनल। हमारे जीडी के फाइनल सिलेक्शन में बच्चा था। यहाँ एक बिहार से हमारे बैच में लड़का बैठा हुआ था जो कि इतना अच्छा बोला, लेकिन ज़्यादा बोलने के चलते उसे आउट कर दिया गया। मतलब
इतना ज़्यादा कि जैसे हम अगर बोलना स्टार्ट किए बीच में आ जाना, ये लड़का बोलना स्टार्ट किया बीच में आ जाना, तो इसके चलते उसे आउट हम मेरे तरफ से यही लगता है कि उसे इसी ज़्यादा बोलने से आउट किया गया। एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ था जो कि ऐसे अपना पैर करके ना बैठते हुए, मतलब एक बात बताता हूँ, ऐसे पैर अपना कर ना बैठ करते हुए वो ऐसे अपना पैर करके बैठा हुआ था, जिसके चलते मुझे लगता है वो इसमें आउट हुआ होगा। क्योंकि अपना एक होता है ना, मेरे 15 बैच में से हम लोग 7 से 8 लड़के सेलेक्ट हुए थे और लगभग आधे बच्चे सेलेक्ट हुए और आधे लड़के बाहर हुए थे। तो यही कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल होता है और यहाँ पे एक नहीं 2-3 लोग बैठे हुए रहते हैं, उन्हीं लोग से लास्ट में ऐसे ही करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जो कुछ लोग आपके यूट्यूब पे बताएं कि जीडी का आपका मार्क्स होता है, तो जी हाँ बिल्कुल मार्क्स होता है। क्योंकि जिस समय हम लोग अपना जीडी दे रहे थे उस समय ये सर जो वहाँ पे बैठे हुए थे और मैडम जो बैठी हुई थी उस अपने हाथ में पेंसिल और पेपर लिए हुए थे और जिस देने के बाद हर बच्चे के सीट देने के बाद वो कुछ ना कुछ इस पर टाइप किया करते थे। तो इससे ये लगता है कि कुछ ना कुछ अपने मार्क्स ज़रूर दिया करते हैं जीडी में। तो जीडी का मार्क्स मुझे बिल्कुल लगता है कि जीडी में मार्किंग सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे देखने से मिला था। जीडी होने के बाद हमें फिर से वही रूम में अपना भेज दिया गया और वहाँ पे रूम भेजने के बाद फिर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि इतने बच्चे का करना होता है तो इतना तो स्लो काम होता नहीं। और इतने मेहनत करते हैं एयरमैन भाई लोग मेरे वहाँ पे कि बोलना नहीं है। इतने बच्चों का बहुत जल्द काम किया था। हम लोग को लगा था कि यार इतना लेट हो रहा है, पर इतना लेट नहीं हो रहा था। उन लोग इतना जल्दी दौड़ के हर चीज़ बहुत फास्ट किया कर रहे थे, क्योंकि इतना पेपर वर्क होता है ना कि मतलब क्या बताएं। उन्होंने जीडी के बाद लगभग हम लोगों को 15 मिनट टाइम दिया गया, जो कि बोला कि अगर आपने अपना खाना लेकर आया, नाश्ता लेकर जो भी लेकर आए हैं, तो खुद जाकर के नीचे खा लें, वहाँ पे पानी की सुविधा थी। या जिन लोगों को अगर अपना खाना नहीं लेके आए हैं तो वहाँ पे एयरफोर्स कैंटीन है, वहाँ पे शायद 50 रुपया लग रहा था, वहाँ पे जाके आप खा सकते हैं। तो मैंने अपना ही लेकर गया हुआ था, क्योंकि जैसे मालूम होता है कि फ़र्स्ट टाइम हर कोई नहीं जानता है कि वहाँ पे कैंटीन में मिलेगा कि नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ पे कैंटीन सुविधा है, आप पैसे दीजिए और आपको जो खाना है वो खाइए, वहाँ पे कोई रोक टोक ऐसा है नहीं। टाइम फिक्स रहता है, उतने टाइम में जाइए और आइए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो एक बार में सबको नहीं भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत वेट करना पड़ा, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये रिज़ल्ट मतलब लेट से आता है ना। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया, जिस समय रिज़ल्ट आया ना उस समय हार्ट बीट मेरी जो थी ना, मेरी क्या जितने भी लोग वहाँ पे वेट कर रहे होंगे सबकी हार्ट बीट, क्योंकि देखिए हर कोई तो दे के आ जाता है एग्ज़ाम, पर रिजल्ट का पता नहीं चलता ना। और एक तरह से जीडी है तो जीडी का तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और वहाँ पे पेशेंस और आपकी बोलने की कैपेबिलिटी। फिर वो देखते हैं कि हाँ इस बंदे में क्या मतलब सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता है कि नहीं, या ज़्यादा ये मतलब ये काँप रहा है, बड़बड़ा रहा है, या ज़्यादा पसीना आ रहा है, ऐसा कुछ बैठने की, ये सब पे जीडी डिपेंड करता है ना। तो ये आप मतलब अपने से लगा नहीं सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। यहाँ पे एक किस्मत एक मतलब बात आती है। तो अगर इसके बाद बात करें तो वहाँ पे चेस्ट नंबर बोला जा रहा था। जैसे हम लोग को उस समय तो क्या बताऊँ भाई, मतलब इतना डर, मतलब मैं तो अपने नीचे मतलब सर नीचे करके और सोचने लग गया, बस अपना इष्ट देव को याद कर रहा था कैसे भी भगवान हो। तो मेरा चेस्ट नंबर नहीं बोला गया, और जिन लोगों का भी चेस्ट नंबर बोला गया उन भाई लोगों को मतलब निकाल दिया गया, क्योंकि जिनका चेस्ट नंबर बोला गया था वो आउट हो गए। मतलब उनको बोला गया कि आप उनको खड़ा करके एक लाइन में, और बोला गया कि आप अच्छे किए, यहाँ तक पहुँचे, आप बहुत लोगों से आगे हैं, अच्छा है कि आप नेक्स्ट टाइम एक बार और ट्राई कीजिए। एयरफोर्स आपको ये नहीं है कि मेरा मोटिव निकालने का नहीं था, बिल्कुल ये बात मैं बोलूँगा कि एयरफोर्स कभी भी आपको निकालने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं कि मैं सब क्या बताऊँ। एक बार आप जाइएगा तो अपना खुद पता चलेगा कि कितना सपोर्टिव होते हैं। उसके बाद उन्होंने जितने हम लोग बचे हुए थे उनको बोला कि आप अपने खुद के लिए एक बार अपने से ताली बजाइए। उस समय पूरी माहौल जो थी ना, पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से, क्योंकि अलग खुशी होती है ना सेलेक्ट होने के बाद। थोड़ा जीडी मतलब क्या, तो अब थोड़ा सा बस मेडिकल बचा हुआ यही होता है, तो अपना खुद अपन लोग ताली बजाए, बहुत खुशी हुई। पर हमें क्या पता था कि अभी असली एग्ज़ाम बाकी है। मतलब अब एक और सरप्राइज़ जो कि बहुत लोगों को पता नहीं। फिर यही हॉल में लगभग हम लोग को जब जीडी पास कर लिए तो इतना कागज़ फॉर्म फिलअप कराया गया। अब मैं इसके नीचे अभी अपने दोस्तों का कमेंट ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि वो लोग भी बताएंगे कि हाँ ये मैंने जो बोला वो सही था या गलत था। सुबह 4 बजे के या 4:30 से एंट्री थी और 7 बजे निकाला गया। आप सोचिए कि इतना, अगर टाइम की मैं बात करूँ तो लगभग 2 से 3 के बीच में दोपहर में हम लोगों का हर काम पूरा हो चुका था। लेकिन ये 4 घंटा क्या कराया इन्होंने, सो मैं क्या बताऊँ। इतना पेपर वर्क कराया, बहुत से पेपर फिल करवाए, क्योंकि यहाँ वहाँ बहुत भेजना होता है। बहुत फ़ोटो का यूज यहीं पे आता है, बहुत सा फ़ोटो का, गम का, इसीलिए बोला गया स्टेपल का, इरेजर पेंसिल है, इसलिए बोला गया कि आप अपना लिए रहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद टाइम पास करने के लिए वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स लोग आए थे उन्होंने गाना गवाया, बोला जिनको गाने का मन है, मतलब पोएम जिनको सुनाना है, जोक्स जिनको सुनाना है, मतलब टाइम पास की तरह एक चलने लगा, जिससे कि उनको अपना काम उधर कागज़ का होते रहे और इधर हम लोगों का मतलब टाइम का पता भी नहीं चला। लेकिन चेयर पे बैठते बैठते कमर में इतना दर्द हो गया था, पैर में इतना दर्द हो गया, क्योंकि सुबह 4 बजे से बैठे बैठे आप सोच सकते हो कि क्या हालत हुई होगी।
और बहुत समझाया भी उन्होंने कि क्या करना है, क्या लाइफ होती है। बहुत से लोग ये बहुत अफवाह फैला रखे हैं कि यार ऐसे करना होता है, लड़ाई करना होता है, जबकि इसके अंदर की लाइफ इतनी एडवेंचरस है कि आने के बाद आपको पता चलेगी। और उन्होंने बोला कि आप एक बार जाएँ तो इसका प्रचार ज़रूर करें कि एयरमैन ज्वाइन करें, एयरफोर्स चाहती है, वो सेलेक्ट करना चाहते हैं आप लोगों को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं, वो नहीं चाहते हैं और आपको मारना ऐसा कुछ, मतलब वो बहुत समझाया बहुत पॉजिटिव वे में कि आप जाए तो अपने घर के बच्चों को अपने मोटिवेट करें एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं, तबके हैं जहाँ की ये बच्चे अभी भी इस सब चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं। तो वो बताएं उधर पेपर को वहाँ हो रहा था उनका। तो शाम को 7 बजे के लगभग हम लोगों को छोड़ा गया था, जबकि बहुत से बंदे मतलब इतना, मतलब क्या बताए, पूरी तरह से, मतलब क्या जो थक जाना होता है ना, पूरी तरह से एकदम एग्जॉस्टेड हो गए थे बैठे बैठे। मतलब सिर्फ बैठे बैठे सोचिए 3 से 4 घंटा हम लोगों को फिर बैठाया गया उतना, क्योंकि उनका पेपर वर्क कितना हो रहा था ना, हर चीज़ का रिजल्ट बनाना, आपको फेज़ 3 मेडिकल के लिए प्रिपेयर करके पूरा डॉक्यूमेंट देना और बहुत जगह पेपर देना होता है, तो वो सब बता रहे थे। और उसके बाद हम लोगों को एक एडमिट कार्ड दिया गया जो कि फेज़ 3 के लिए था। और फिर से वही रास्ते से निकलने के बाद बोले कि आप लोग लाइन से निकलिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है और बाहर जाके किसी से इधर उधर नहीं करना है, अपना जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ पे सीधे जाना है। और ये था तस्वीर जो कि वहाँ से निकलने के बाद लिया गया था, और अलग ही खुशी थी भाई, इस तस्वीर की अलग ही खुशी थी। आप देख सकते हैं ये एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ की अलग खुशी थी। ये सब बच्चे निकल रहे हैं अपना, जिन हम लोगों ने पास कर लिया था। और उसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर लगा हो कि हाँ रियलिटी में कुछ बताया है, तो मैंने मेडिकल पे इस पे थोड़ा बहुत मेहनत लगता है भाई, क्योंकि इतना पीपीटी बनाने में, बहुत सर्च करने में टाइम लगा। और थोड़ा सा अगर सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करो, थोड़ा सा व्यूज आए, अपने को भी अच्छा लगे, तो मेडिकल रिलेटेड पूरी तरह से ऑथेंटिक वीडियो जो होती है ना, कि किसी ये नहीं वो नहीं ऐसे जगह नहीं, पूरे ऑथेंटिक वीडियो मैंने बनाऊँगा। बस आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए और कुछ नहीं है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, प्रीवियस वीडियो बहुत सारे हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर किसी तरह के का आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उस डाउट को मैं या मेरे जो दोस्त अभी इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं उनसे मैं डाउट सॉल्व करवा दूँगा। अगर आप किसी तरह के और डाउट में हैं तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक अपना दे सकता हूँ इसमें, या फेसबुक का लिंक दे दूँगा, जिसमें आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके और बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, उसका डाउट मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो यही था इस वीडियो में आपके लिए आज। होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।